उस एक्सीडेंट ने सिर्फ मेरी कार नहीं तोड़ी, बल्कि मेरी जिंदगी को एक ऐसी डरावनी रियलिटी में धकेल दिया जहां मैं हर रात उसी शख्स के साथ जकड़ा रहता हूं जिसे मैंने मार डाला था। मुख्य कहानी शुरू। मेरा नाम जॉन है और मैं कनेक्टिकट के एक छोटे से शहर में रहता हूं। 12 सितंबर 2022 की वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। लगभग 11:30 मैं अपनी टोयोटा कैमरी में ऑफिस से लौट रहा था। तेज बारिश हो रही थी और सड़कें पूरी तरह खाली थीं। मैं रूट 15 पर था, वो सुनसान हाईवे जो हमारे शहर को मुख्य शहर से जोड़ता है। मेरे सामने एक पुराना ट्रक धीमी गति से चल रहा था। देर रात का समय था और मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था। मैंने ओवरटेक करने का फैसला किया, लेकिन तभी सामने से एक कार तेजी से आती दिखी। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन गीली सड़क पर मेरी कार ने कंट्रोल खो दिया। एक भयानक धमाका हुआ, कांच के टुकड़े हवा में उड़े और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं खुद को स्थानीय हॉस्पिटल के आईसीयू में पाया। डॉक्टर ने बताया कि मैं 18 घंटे से कोमा में था। मेरी गाड़ी पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन किसी चमत्कार से मैं बच गया था। लेकिन जिस व्यक्ति की कार से मेरी टक्कर हुई थी वो बच नहीं पाया। उसका नाम माइकल था, एक 32 साल का स्कूल टीचर। पहले कुछ हफ्ते तो सब कुछ नॉर्मल लगा। मैं फिजिकल थेरेपी करवा रहा था और धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होनी शुरू हुईं। एक रात मैं अचानक नींद में से उठ बैठा। मुझे लगा कोई मेरे बेडरूम के कोने में खड़ा है। जब मैंने बेड साइड लैंप जलाया तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई मुझे गहराई से देख रहा है। अगले दिन मैंने अपनी डायरी में लिखा, शायद एक्सीडेंट के बाद का PTSD है, डॉक्टर से बात करनी होगी। लेकिन फिर वो आवाजें शुरू हुईं। रात में जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे दूर से किसी के रोने की आवाज आती, कभी कभी कार के ब्रेक की आवाज और फिर क्रैश की आवाज। एक रात मैंने साफ सुना, तुमने मुझे मार डाला, अब तुम्हारी बारी है। मैं घबरा कर उठ बैठा। ये कोई हेलुसिनेशन नहीं था। ये आवाज इतनी क्लियर और रियल थी जैसे कोई मेरे बेड के ठीक बगल में खड़ा बोल रहा हो। मैंने अपनी साइकोलॉजिस्ट एमिली से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि ये PTSD के नॉर्मल लक्षण हैं, लेकिन मेरा दिल कहता था कि ये कुछ और है, कुछ डरावना, कुछ सुपरनैचुरल। फिर वो दिन आया जब मैंने पहली बार उसे देखा। रात के 2:47 पर मैं पानी पीने के लिए किचन में गया। जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने अपने बेडरूम के कोने में एक परछाई देखी। वो आकृति लंबी थी और उसके हाथ पैर बंधे हुए लग रहे थे, जैसे कोई अदृश्य रस्सियों से जकड़ा हो। मैं जम गया। मेरी सांसें रुक सी गईं। फिर अचानक वो आकृति गायब हो गई। अगले दिन मैंने ऑनलाइन रिसर्च की, एक्सीडेंट के बाद भूत दिखना। मुझे कई सारे आर्टिकल मिले जिनमें गोस्ट बॉन्डेज या प्रेत बंधन के बारे में बताया गया था। एक ऐसी मान्यता जिसमें कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मौत का कारण बने तो उसकी आत्मा उससे बंध जाती है। मैंने माइकल के बारे में रिसर्च शुरू की। पता चला कि वो इसी शहर में रहता था। उसकी एक पत्नी और 6 साल का बेटा था। एक दिन मैंने उनसे मिलने का फैसला किया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो माइकल की पत्नी सारा ने दरवाजा खोला। जब मैंने अपना परिचय दिया तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। आप वही हो? उनकी आवाज कांप रही थी। हां, मैंने कहा, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि यह आपके दर्द को कम नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। उनका बेटा कोने में खिलौनों से खेल रहा था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। आपको पता है, सारा ने कहा, माइकल की मौत के बाद से ही मेरा बेटा बदल गया है। वो रात में चीखता रहता है, कहता है कि डैडी उसके साथ खेलने आते हैं। मैंने अपनी आंखें नीची कर लीं। मैं समझ सकता हूं। तभी अचानक उस छोटे बच्चे ने इशारा किया और कहा, डैडी। मैं चौंक गया। सारा की आंखों में आंसू आ गए। यह पहली बार है जब उसने किसी आवाज पर रिएक्ट किया है, लेकिन बच्चा मुझे नहीं बल्कि मेरे पीछे की तरफ देख रहा था। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। वो कहां है? बच्चे ने पूछा। कौन? बेबी?
सारा ने पूछा। डैडी, बच्चे ने कहा। वो इस मैन के पीछे खड़े हैं, उनके हाथ में रस्सियां हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया है। सारा ने मुझे अजीब तरह से देखा। शायद आपको जाना चाहिए। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे छोड़ दिया मरने के लिए, अब तुम्हें भी वही महसूस होगा। मैंने अपने बेड साइड टेबल से पिस्तौल निकाली। एक्सीडेंट के बाद से मैं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। दिखाओ अपने आप को, मैं चिल्लाया। तभी अचानक मेरी बेड साइड टेबल की ड्रॉवर खुल गई। उसमें से एक फोटो निकलकर जमीन पर गिरी। वो फोटो थी माइकल की, वही फोटो जो मैंने उसकी ओबिचुअरी में देखी थी। मैं समझ गया, माइकल की आत्मा मुझसे बंध गई है और अब वो मुझे नहीं जाने देगा। वो मुझे उसी तरह मरने के लिए मजबूर करेगा जैसे वो मरा था। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए नर्क से कम नहीं थे। हर रात वो आवाजें और जोरदार होती गईं। हर रात वो परछाई और करीब आती गई। एक रात मैंने साफ देखा, माइकल की आत्मा मेरे बेड के पास खड़ी थी। उसके हाथ पैर अदृश्य रस्सियों से बंधे थे और उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और गुस्सा था। तुम्हें भी वही दर्द महसूस होगा, उसने कहा। तुम्हें भी उसी तरह मरना होगा। मैंने लोकल चर्च के फादर जोसेफ से संपर्क किया। जब मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो वो गंभीर हो गए। बेटा, उन्होंने कहा, यह कोई साधारण केस नहीं है, यह स्पिरिचुअल बॉन्डेज है। जब कोई व्यक्ति किसी की मौत का कारण बनता है तो कभी कभी उसकी आत्मा उससे बंध जाती है। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पूछा। तुम्हें माइकल की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, उन्होंने कहा, लेकिन इसके लिए तुम्हें उसकी फैमिली की मदद लेनी होगी। मैं फिर से सारा के घर गया। इस बार मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बताई, माइकल की आत्मा के मेरे साथ बंधने की बात। शुरू में तो वो मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब मैंने उन्हें उनके बेटे की बात याद दिलाई तो वो सोच में पड़ गईं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैंने पूछा। क्या करना होगा? सारा ने पूछा। हमें माइकल की आत्मा को यह समझाना होगा कि उसे अब जाने देना चाहिए, मैंने कहा। फादर जोसेफ ने एक छोटा सा रिचुअल तैयार किया। हम तीनों, मैं, सारा और फादर जोसेफ, एक्सीडेंट साइट पर गए। वो जगह अब भी उतनी ही डरावनी लग रही थी। सड़क के किनारे अब भी कार के कुछ टुकड़े पड़े थे। फादर जोसेफ ने मोमबत्तियां जलाईं और प्रार्थना शुरू की। माइकल, फादर जोसेफ ने कहा, तुम्हें अब जाने की जरूरत है। तुम्हारी फैमिली तुम्हें याद करती है, लेकिन तुम्हें अब शांति से रहने दो। तभी अचानक हवा का तापमान गिर गया। मोमबत्तियां बुझ गईं और फिर मैंने उसे देखा। माइकल की आत्मा सड़क के बीच में खड़ी थी। मैं नहीं जा सकता, माइकल की आवाज आई, जब तक यह नहीं महसूस करता कि मैंने क्या महसूस किया था। क्या? मैंने पूछा। डर, माइकल ने कहा। अकेलेपन का डर, मरने का डर। तुम्हें भी वही महसूस होना चाहिए। फादर जोसेफ ने मेरी तरफ देखा। जॉन, तुम्हें यह स्वीकार करना होगा। तुम्हें उस दर्द को महसूस करना होगा। मैंने अपनी आंखें बंद की और उस रात को याद किया। बारिश, टक्कर, दर्द और फिर अंधेरा। मैंने महसूस किया कि कैसे माइकल ने अपनी आखिरी सांसें ली होंगी, कैसे उसने अपनी फैमिली के बारे में सोचा होगा, कैसे उसने मरने से पहले दर्द महसूस किया होगा। माफ करना माइकल, मैंने कहा। मैं समझता हूं तुम्हारा दर्द और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी फैमिली की हमेशा देखभाल करूंगा। तभी एक अजीब घटना हुई। माइकल की आत्मा धीरे धीरे चमकने लगी। उसके हाथ पैरों की अदृश्य रस्सियां टूट गईं। थैंक यू, माइकल की आवाज आई। अब मैं जा सकता हूं। और फिर वो आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। हवा का तापमान सामान्य हो गया। मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं। सारा रोने लगी। वो चला गया, मैं महसूस कर सकती हूं। उस दिन के बाद मेरे साथ होने वाली अजीब घटनाएं बंद हो गईं। मैं फिर से सामान्य रूप से सो पा रहा था, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया। मैं नियमित रूप से सारा और उनके बेटे से मिलता हूं, उनकी मदद करता हूं और हर साल माइकल की बरसी पर मैं उसकी कब्र पर जरूर जाता हूं। मैंने सीखा कि कभी कभी माफी और समझदारी ही एकमात्र रास्ता होती है, चाहे वो जिंदगी में हो या मौत के बाद।
1 साल बीत गया था उस रात के बाद जब माइकल की आत्मा ने अंततः शांति पाई। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई आवाजें नहीं, कोई परछाइयां नहीं, कोई डरावने सपने नहीं। मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन मैं गलत था, बहुत गलत। 12 सितंबर 2023, एक्सीडेंट की पहली बरसी। मैंने पूरा दिन अजीब सी बेचैनी महसूस की। शाम को मैंने सारा और उनके बेटे जोश को उनके घर पर मिलने का फैसला किया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो जोश ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंकल जॉन, उसने कहा, डैडी वापस आ गए हैं। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। क्या कहा तुमने? सारा पीछे से आई। जोश, ऐसी बातें मत किया करो। लेकिन जोश जिद्दी था। लेकिन मम्मी, डैडी रात में मेरे साथ बात करते हैं। वो कहते हैं कि वो अभी भी दर्द में है। उस रात जब मैं घर लौटा तो मुझे फिर से वो पुराना एहसास हुआ, कोई मेरे साथ है। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरा फोन बजा। सारा की तरफ से मैसेज था, जॉन, कुछ गलत है। जोश का व्यवहार बहुत अजीब हो गया है। मैंने तुरंत जवाब दिया, क्या हुआ? वो अपने पिता की तरह बात कर रहा है। सारा ने मैसेज किया, और उसे चीजें याद हैं जो उसे नहीं पता होनी चाहिए। मैं तुरंत वापस उनके घर गया। जब मैंने जोश को देखा तो मेरे प्राण सूख गए। उसकी आंखों में वही अभिव्यक्ति थी जो माइकल की आत्मा की थी। तुमने सोचा तुम मुझसे छुटकारा पा गए? जोश ने कहा, लेकिन आवाज माइकल की थी। सारा चीखी, यह क्या हो रहा है? माइकल, मैंने कहा, तुमने तो शांति पाली थी, तुम वापस क्यों आ गए? क्योंकि तुमने मेरे परिवार के साथ दया दिखाई, जोश माइकल ने कहा। लेकिन मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक तुम पूरी तरह माफ नहीं कर देते। माफी? मैंने पूछा। मैंने तो माफी मांग ली थी। नहीं, उसने कहा, तुमने खुद को माफ नहीं किया। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। सारा ने मेरी तरफ देखा। जॉन, क्या यह सच है? क्या तुम खुद को माफ नहीं कर पाए? चुप रहा। वो सच था। हालांकि मैंने माइकल की आत्मा को माफी दे दी थी, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया था। हर रात मैं उस एक्सीडेंट के बारे में सोचता, अपने फैसले पर पछताता। तुम्हें खुद को माफ करना होगा, जोश माइकल ने कहा, नहीं तो मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे आसपास के लोगों के साथ बंधा रहूंगा। फादर जोसेफ को फिर से बुलाया गया। जब उन्होंने स्थिति समझी तो वो गंभीर हो गए। ये सेकेंडरी स्पिरिचुअल बॉन्डेज है, उन्होंने समझाया। जब कोई आत्मा खुद को पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाती तो वो किसी जीवित व्यक्ति के माध्यम से खुद को व्यक्त करती है। मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पूछा।